तो बेसिकली यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि जिनकी वजह से आपने दूसरे एक्सपेरिमेंट को प्रेफर किया, जो कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज करने का रीजन ये है कि कुछ प्रॉब्लम्स यंग डबल स्लिट के साथ थी जिनकी वजह से आप ये यूज कर रहे हो। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो प्रॉब्लम्स थी वो तो ये थी कि जब आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करोगे तो अभी तो हम ऑन पेपर ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम क्लियरली लाइंस को ड्रॉ कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने लेजर लाइट को यूज किया, लेजर लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही होगी, एक कलर की लाइट होगी, और वो जब स्लिट से स्ट्राइक करेगी और उसमें डायफ्रैक्शन का प्रोसेस होगा, तो इसकी इंटेंसिटी जो है वो काफी कम हो चुकी होगी। तो एक तो इंटेंसिटी उसकी जो है वो बहुत लो हो जाएगी, और दूसरा ये कि जो उसके गैप होंगे ना उन ब्राइट फ्रिंजेस के, अगर आप मेजर कर रहे हो दो ब्राइट फ्रिंजेस को, तो उनका जो गैप होगा, या दो डार्क फ्रिंजेस को मेजर कर रहे हो तो उनका गैप होगा, तो वो गैप इतना कम होगा कि उन्हें मेजर करना प्रॉपरली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इन कुछ रीजंस की वजह से फिर हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को यूज करते हैं। तो फर्स्ट हमने प्रॉब्लम ये डिस्कस की, वेरी लो इंटेंसिटी ऑफ स्पॉट्स। नंबर टू, वेरी स्मॉल गैप बिटवीन स्पॉट्स। तो जो फॉर्मूला हमने लिखा, फॉर्मूला ठीक है, हमारे पास है कैलकुलेशन करने के लिए और डायग्राम भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि जब वो क्वांटिटीज हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, तो फिर फॉर्मूला भी यूज करना आपके लिए यूज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वांटिटीज प्रॉपरली मेजर नहीं हो पा रही होंगी। तो इस वजह से फिर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को यूज किया जाता है, क्योंकि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं मिलेंगी। और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में ऐसा क्या होता है कि जिसमें आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं मिल रही, तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में आपको मैं एक उसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, एक उसमें आप देख सकते हो कि किस तरह की हम डिवाइस यूज करते हैं डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, और ये इजी क्यों है। क्योंकि इसमें आपको प्रोसीजर इतना लेंदी भी नहीं करना होता, और ये बहुत इजीली आप लैब में देखोगे तो उसका apparatus भी अवेलेबल होता है। तो इस तरह आप डिवाइस यूज करते हो, ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर होता है वो बेसिकली, और इसमें आप देखो दोनों एंड्स पे जो माइक्रोस्कोप्स होती है बेसिकली उस तरह से ट्यूब्स हैं दोनों एंड पर। एक लेफ्ट साइड पर है, लेफ्ट साइड पर डेफिनेटली वहां पर लाइट सोर्स है, तो वो लाइट सोर्स को वहां से रिसीव करेगा, ठीक है। और लाइट सोर्स जब यहाँ सेंटर से पास होगी, तो यहाँ सेंटर में एक ग्लास या प्लास्टिक मटेरियल हम यूज करते हैं, और इस ग्लास या प्लास्टिक मटेरियल्स पे काफी सारी लाइंस बिल्कुल पैरेलल मार्क्ड होती हैं। मतलब हंड्रेड ऑफ लाइंस होती है पर सेंटीमीटर में, हंड्रेड ऑफ लाइंस पर मिलीमीटर में भी होती है, डिपेंड करता है उसकी डायफ्रैक्शन वैल्यू पर। तो एक प्लास्टिक सिंपल रेक्टेंगुलर पीस होगा, प्लास्टिक का हो या ग्लास का हो, वो ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाता है बेसिकली। उसमें क्या होता है कि उसमें 1 सेंटीमीटर में या 1 मिलीमीटर में हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ लाइंस होती है मार्क्ड, ताकि जब लाइट उसमें से पास हो रही हो, तो जहां पर लाइंस होंगी वो उन्हें एज अ स्लिट कंसिडर करेगा, जैसे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में था, और वो उससे डायफ्रैक्ट हो जाएगा। तो जितनी ज्यादा लाइंस आप मार्क करोगे उतना आपके पास प्रॉपर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग होगा, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि लाइट जो है वो इजीली डायफ्रैक्ट हो जाएगी।
लेकिन अगर आप गैप बहुत ज्यादा रखोगे तो उसमें चांस ये होगा कि लाइट स्ट्रेट चली जाए बिना किसी लाइन से डाइफ्रैक्ट हुए। और ये जो आपके पास स्पेक्ट्रोमीटर है इसे आप यहाँ भी मूव कर सकते हो और दूसरी डायरेक्शन में भी, तो आप इसे पूरा 180 डिग्री मूव कर सकते हो। 90 डिग्री यहाँ और 90 डिग्री यहाँ। तो ये पूरा 180 डिग्री आपके पास रोटेट हो सकता है इजीली। और इसमें आपको इजीली फर्स्ट स्लिट, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज इजीली मिल जाते हैं। पहले आप सेंटर में नोट करते हो, सेंटर में आपको मैक्सिमम मिलेगा। फिर आप इसे राइट पर लेकर जाते रहो जब तक आपको दोबारा से लाइट नजर नहीं आती। आप इसे मूव करते रहोगे, जब आपको दोबारा से लाइट नजर आएगी तो वो पहला ब्राइट फ्रिंज सेंटर के बाद। फिर आप उससे और आगे जाते जाओ जब तक आपको फिर से दोबारा लाइट नजर ना आए। तो जब दोबारा लाइट नजर आएगी वो सेकंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर। तो इस तरह से आपको डार्क फ्रिंजेस बहुत इजीली मिल जाते हैं और सिंपल सा अपैरेटस है, बहुत ज़्यादा आपको कुछ वर्किंग भी नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल एक जगह पर बस बैठ के आपने ऑब्जर्वेशंस लेनी है, तो इससे वर्किंग बहुत आसान हो जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंट यूज़ किया जाता है बेसिकली डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए। और ये डिवाइस आपके पास स्पेक्ट्रोमीटर होती है। ठीक है, तो मल्टीपल आपके पास इसकी ओरिएंटेशंस आपको शेप मिलेगी, लेकिन बेसिक इसका पर्पस वही है। ये यहाँ पर इन्होंने रोटेट करके दिखाई हुई है। ये आप देखो ये पूरा रोटेट होकर एक साइड तक आ गई। और सेंटर में जो है वो स्लिट में आप ग्लास या प्लास्टिक मटेरियल जो यूज़ कर रहे हो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का वो भी अवेलेबल होते हैं। तो वो आप ऑलरेडी बने हुए होते हैं, क्योंकि आप मैनुअली तो नहीं बना सकते 1 सेंटीमीटर में 100 लाइंस, वो भी बिल्कुल पैरेलल इक्वल डिस्टेंस के साथ। तो डेफिनेटली वो कंप्यूटराइज्ड मार्क्ड आपको मिल जाते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट्स। तो सबसे पहली चीज ग्रेटिंग एलिमेंट। तो ग्रेटिंग एलिमेंट की अगर बात की जाए तो ग्रेटिंग एलिमेंट एक पीस ऑफ प्लास्टिक या पीस ऑफ ग्लास होगा। कंप्राइजेस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्लिट्स। लाइंस भी आप लिख सकते हो पर सेंटीमीटर। और जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होगी उतना डायफ्रैक्शन का चांस आपके पास इंक्रीज होगा, सो दैट मोर लाइट कैन पास एंड ब्राइट स्पॉट्स आर फॉर्म्ड। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर होगा ग्रेटिंग एलिमेंट का, और इसमें इजी भी हो जाएगी वर्किंग। इसमें बहुत ज़्यादा आपको वो स्लिट्स और स्क्रीन का डिस्टेंस ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी पड़ रही, ऑटोमेटिक आपके पास एक सेटअप है। और उसमें बस आपने चेंज करके पोजीशंस को और आइडेंटिफिकेशंस करनी है। यहाँ पर भी आपको मैक्सिमा और मिनिमा मिल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमा मिलेगा आपको ब्राइट फ्रिंज में। और मिनिमा आपको मिल जाएगा डार्क फ्रिंज में।
और बाकी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो हमें पता ही है कि वो हम यूज़ करते हैं। बाकी इसमें जो मार्किंग्स वाली बात होगी कि इसमें मार्किंग कैसे करनी होगी, तो सबसे पहले सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करते हैं कि आपके पास कोई भी एक मोनोक्रोमैटिक लाइट ले लेंगे, मोनोक्रोमैटिक कंपलसरी है। और यहाँ पे सेंटर में ये आपको सेंटर में लाइन मिल जाएगी। और यहाँ पर सेंटर में हमारा मैक्सिमा भी होगा, मतलब सेंटर ब्राइट फ्रिंज आ जाएगा। सेंटर में मैक्सिमा आ जाएगा और ये जीरोथ ऑर्डर होगा, क्योंकि सेंटर में अब इसमें आप अपवर्ड भी जा सकते हो, डाउनवर्ड भी आ सकते हो, आपकी चॉइस है, आप दोनों तरफ से रीडिंग्स को कैलकुलेट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अब आपको यहाँ से फर्स्ट रीडिंग मिल रही है इस पॉइंट पर। उसके अलावा फिर आपको एक और ब्राइट फ्रिंज मिलता है डिफरेंट पोजीशन पर। और फिर आपको एक और ब्राइट फ्रिंज मिलता है और डिफरेंट पोजीशन पर। तो अब इन पोजीशंस पे जो एंगल्स आपने मेजर करने हैं वो सेंटर से मेजर होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से एंगल मेजर किया, सेकंड एंगल और थर्ड एंगल, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। तो इस तरह से आप इनकी मेजरमेंट्स करोगे और ये पूरा आपको 180 डिग्री रोटेशन मिल जाएगी इजीली। इस तरह से तो आप इसे दोनों साइड्स पर इस तरह से रोटेट कर सकते हो इजीली, और दोनों तरफ से आपको रीडिंग्स मिल जाएगी। लेकिन आप सेम वही कॉन्सेप्ट है कि कोई भी एक साइड पहले कंसिडर कर लो। यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा, ये सेकंड ऑर्डर हो जाएगा और ये थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास आपको ऑर्डर्स मिलते जाएंगे मैक्सिमा के। और इसी तरह से अगर आप इनके मिड में देखो तो मिनिमा के ऑर्डर्स भी आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये मिनिमा हो जाएगा और एक मिनिमा यहाँ पर होगा, ये तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा होगा। और इसी तरह से फिर सेकंड ऑर्डर मिनिमा और ये थर्ड ऑर्डर मिनिमा हो जाएगा। फिर इस तरह से काउंटिंग आप इंक्रीज करते रहोगे दोनों एंड्स पर, और ये मोनोक्रोमैटिक आपके पास लाइट सोर्स हो जाएगा। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला भी इसका बहुत सिंपल सा है, एन इज इक्वल्स टू लैम्डा डी साइन एन, लैम्डा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा। और इसमें एन जो है वो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे हमने 1 2 3 मेंशन किए वहां पर। और लैम्डा जो है वो सिंपल मोनोक्रोमैटिक लाइट की वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। और डी जो है
वो रिप्रेजेंट करेगा स्लिट सेपरेशन को। और स्लिट सेपरेशन के बाद जो एंगल्स हमने मार्क किए थे, तो डेफिनेटली वो थीटा जो होगा वो एंगल होगा 0 और जो भी आपके पास ऑर्डर है उसके बीच में। ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना कि फर्स्ट से सेकंड को मेजर किया, हमेशा सेंटर से मेजर करेंगे। आप डायग्राम में भी देख सकते हो सारे एंगल्स इसी तरह से मार्क किए हैं। तो ये आपके पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा। और इसमें इजी भी हो गया प्रोसीजर एज कम्पेयर टू यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के। अच्छा, अब इसमें आपके पास इंटरफेरेंस हो गया, इंटरफेरेंस के साथ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ गया, और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के साथ डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी आ गया। तो ये आपके पास न्यू कॉन्सेप्ट है सारे, क्योंकि इंटरफेरेंस भी हमने पहले नहीं किया था, यंग डबल स्लिट और डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ये सारी चीज़ें बिल्कुल न्यू है वेव्स में। प्लस इनके फैक्टर्स हो गए थे, कंडीशंस आ गई थी, फेज, इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कवर अप कर ली थी इंटरफेरेंस से रिलेटेड। अच्छा, इसमें स्टेशनरी वेव्स का कॉन्सेप्ट आएगा एक, वो बिल्कुल डिफरेंट है इससे। उसमें आप सिर्फ स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स को डिस्कस करते हो, क्योंकि स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स में ये होता है कि एक आपने बस फिक्स स्लॉट के अंदर वेव्स को ऑब्जर्व करना होता है। जैसे आप गिटार की एग्जांपल लेते हो, तो उसमें जो स्ट्रिंग होता है, तो वो दो पॉइंट्स के बीच में फिक्स होता है, तो इसका मतलब है वेव उन दो पॉइंट्स से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन अभी हम जितनी एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे थे, इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, तो ये प्रोग्रेसिव वेव्स थी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आइडिया होगा बेसिकली, इसके अभी क्वेश्चंस भी देखते हैं, और इसके साथ एक कॉन्सेप्ट और ऐड कर लेते हैं, प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव्स। मतलब अभी तक हम जितनी वेव्स को कंसिडर करते आए हैं, वो हमारे पास प्रोग्रेसिव ही हम कंसिडर करते थे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उनमें हमने कभी भी रिस्ट्रिक्शंस की बात नहीं की कि ये वेव इन दो पॉइंट्स के बीच में रिस्ट्रिक्टेड है, ये यहाँ स्पेसिफिक रीजन में रिस्ट्रिक्टेड है। बस हमें ये पता था वो फ्लो कर रही है, एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो कोई रिस्ट्रिक्शंस के बारे में कभी हमने कोई भी आइडिया डिस्कस नहीं किया। लेकिन अगर आप प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी को डिफरेंशिएट करते हो, स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स एक ही बात है, कोई भी टर्म यूज कर लो, आपकी मर्जी है। तो प्रोग्रेसिव बाय नेम आपको पता चल रहा है कि ये प्रोग्रेस करेगी, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये इजीली मूव कर सकती है। तो जो ट्रैवलिंग वेव फॉर्म्स होंगी उन्हें हम प्रोग्रेसिव कहते हैं। और दूसरा, अगर स्टेशनरी की बात करें, स्टैंडिंग वेव फॉर्म इज कॉल्ड स्टेशनरी। और प्रोग्रेसिव में कंप्लीट क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है, तो उसमें टोटल एनर्जी भी ट्रांसफर हो जाएगी। तो नेट एनर्जी ट्रांसफर, कंप्लीट एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा। और स्टेशनरी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि वो दो पॉइंट्स में ही आपके पास जो है वो लिमिटेड है। और इसके अलावा थर्ड पॉइंट, जैसे हम अभी वेव्स के बारे में क्रस्ट, रफ, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन ये सब डिस्कस करते रहे हैं,
इसका मतलब है इसमें ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल को आपने अलग अलग नहीं कंसिडर करना, वो दोनों प्रोग्रेसिव की कैटेगरी में। और इसी के साथ अगर स्टेशनरी की बात की जाए, तो स्टेशनरी में ऐसा कुछ नहीं होगा। स्टेशनरी अभी जैसे हमने गिटार स्ट्रिंग की एग्जांपल ली, तो उसमें आपने देखा दो एंड्स फिक्स होते हैं, तो उन्हें हम नॉट कह सकते हैं। और जो सेंटर वाला रीजन है वो ओपन है, उसके लिए वो वहाँ वाइब्रेट कर सकता है, वो एंटी नोड हो जाएगा। तो इसमें नोड्स और एंटी नोड्स होंगे। एक होगा नोड्स, नो वाइब्रेशन या जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो जहाँ पे वाइब्रेशन नहीं हो सकती वो नोड्स, और जहाँ हो सकती है वो एंटी नोड्स। मैक्सिमम वाइब्रेशन। और इसके अलावा भी अगर आपने डिफरेंशिएट करना हो, अब क्योंकि ये प्रोग्रेसिव वेव है, तो प्रोग्रेसिव वेव में हर पॉइंट को चांस मिलेगा कि वो ट्रस्ट पर जाए और फिर ट्रफ पर जाए। तो इनमें सब पॉइंट्स की एम्पलीट्यूड सेम होगी। सेम एम्पलीट्यूड। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो सब में डिफरेंट होगा, क्योंकि इसमें नोड्स और एंटी नोड्स हैं। तो नोड्स तो वाइब्रेट नहीं कर पा रहे, तो उनका एम्पलीट्यूड अलग होगा। और जो मैक्सिमम वाइब्रेट कर पा रहे हैं, उनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट होगा। तो पॉइंट्स हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड। और उसके अलावा इनका जो फेज एंगल्स होते हैं, तो अगर फेज एंगल्स की बात की जाए, सो पॉइंट्स हैव डिफरेंट फेज एंगल्स। क्योंकि प्रोग्रेसिव है, डिफरेंट ओरिएंटेशन पॉसिबल होगी, डिफरेंट फेज एंगल भी पॉसिबल हो सकते हैं इजीली। तो पॉइंट्स हैव डिफरेंट फेज एंगल्स। और यहाँ पर बात की जाए तो नोड्स में फिक्स होगा, एंटी नोड्स में फिक्स होगा। तो अगर हम नोड्स के पॉइंट की बात करें, तो फेज एंगल जीरो हो जाएगा। और अगर एंटी नोड की बात करें तो आउट ऑफ फेज होगा। 180। तो ये डिफरेंसेस हो जाएंगे प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी में। तब प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी का डिफरेंस तो डिस्कस कर लिया। बाकी स्टैंडिंग भी स्टार्ट करेंगे वे अभी। इसमें जैसे स्टैंडिंग वेव्स, पोलराइजेशन और डॉपलर्स इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है, बस ये तीन चीज़ें ऐसी हैं इसमें जो कंप्लीट करनी है। और उसके साथ जो क्वेश्चंस है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग और इंटरफेरेंस से रिलेटेड, अगर हम उनकी बात करते हैं,
तो फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है मई जून 22 से, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से रिलेटेड है, और इसमें पावर और इंटेंसिटी भी इंक्लूडेड है। तो लेंदी क्वेश्चन है, इसे डिस्कस करते हैं। इसमें आपके पास प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स भी रिकॉल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। Parallel light rays from the sun are incident normally on a magnifying glass. The magnifying glass directs the light to an area capital A of radius r as shown in figure 5.1. The magnifying glass is circular in cross-sectional area with radius of 5.5 centimeter. The intensity of the light from the sun is a sun incident on the magnifying glass. तो बेसिकली इंटेंसिटी की वैल्यू आपको मिल गई और रेडियस की वैल्यू हमें मिल गई इस क्वेश्चन में अभी तक। और जितनी भी लाइट आपके पास स्ट्राइक कर रही है मैग्नीफाइंग ग्लास पे, वो सब ट्रांसमिट हो रही है, ये अज्यूम करना है हमें। ठीक है, मतलब सारी लाइट इसमें से थ्रू पास होते हुए आपको मिलेगी। कैलकुलेट द पावर ऑफ द लाइट फ्रॉम द सन इंसिडेंट ऑन द मैग्नीफाइंग ग्लास। तो अब हमें यहाँ पर पावर कैलकुलेट करनी है। अब इंटेंसिटी तो गिवन है, इंटेंसिटी है 1.3 किलो वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, पावर पर यूनिट एरिया हमने डिस्कस किया था। इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पावर पर यूनिट एरिया। और अगर हम पावर कैलकुलेट करते हैं, इंटेंसिटी इंटू एरिया। अब हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू तो है, लेकिन एरिया की वैल्यू डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने रेडियस दिया है। तो हमें पाई आर स्क्वायर यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, ताकि हमें पावर की वैल्यू मिल सके। तो पावर इज इक्वल्स टू, ये 1.3 किलो वॉट है, तो किलो की जगह 10 की पावर 3 यूज करेंगे। मल्टीप्लाई बाय जो एरिया है वहां पर पाई आर स्क्वायर होगा। रेडियस सेंटीमीटर में है, उसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 0.055 हो जाएगा। और इसको कंप्लीट कैलकुलेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, 1.3 एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई बाय 12, तो राउंड ऑफ 12 वॉट्स जो है वो इसका आंसर हो जाएगा पावर के लिए। तो यहाँ पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी एक तरह से रिकॉल हो गया। उसके बाद द वैल्यू ऑफ रेडियस इज 1.5 मिलीमीटर। अब रेडियस की वैल्यू चेंज कर दी। अब आपने न्यू वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब सेम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। पावर अपॉन एरिया। पावर हमारे पास 12 आई है, क्योंकि हमने सिर्फ रेडियस चेंज किया है, पावर तो वही है लाइट की। तो पावर की वैल्यू सेम यूज कर रहे हैं। आर स्क्वायर, और इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे।
1697432.6। अब इसे राउंड ऑफ भी कर सकते हैं हम इजीली 1.7। 10⁻1 2 3 4 5 6। तो ये इंटेंसिटी हो जाएगी इजी। उसके बाद बी पार्ट में अ लेजर एमिट्स अ बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स of frequency in a vacuum. Show that the wavelength of a wave is equals to this value. तो फ्रीक्वेंसी गिवन है और वेवलेंथ को हमने रिप्रेजेंट करना है, वो इसके इक्वल आएगी। ठीक है, बहुत आसान है, बेसिक फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। टेन टू द पावर 15। तो 8.1 10⁻⁻8। तो ये चीज़ आपके पास इजीली प्रूफ हो जाएगी। उसके अलावा वेवलेंथ जो है वो तो हमारे पास कैलकुलेट हो गई। अब आपने रीजन का नाम बताना है कि ये कौन से रीजन में लाई करेगा। ठीक है, तो इसका जो रीजन होगा बेसिकली वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, तो इसमें रीजन की वैल्यूज होती हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जो भी सीक्वेंस पढ़े हैं 7 डिफरेंट, तो उनकी जो वैल्यूज होती है सीक्वेंस की, वो अब थोड़ा सा आपको रफली याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो आपके सिलेबस का भी पार्ट है। तो उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सी रीजन में लाई करेगा। जैसे अब ये वैल्यू है 8.1 10⁻⁻8 मीटर्स। अब इसका जो रीजन होगा बेसिकली वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आएगा। और रीजन की वैल्यूज जो है वो उसको भी हम बाद में मेंशन कर लेंगे, तो उसमें से फिर बस आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि ये किस वैल्यू के साथ लिंक कर रहा है, तो वो रीजन आपके पास उसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसके बाद है द बीम फ्रॉम द लेजर नाउ पासिस थ्रू अ डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग विथ 2400 लाइन्स पर मिलीमीटर। तो ये डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग में ग्रेटिंग एलिमेंट की वैल्यू आ गई। A detector sensitive to waves emitted by the laser is moved through an arc of 180 degree in order to detect the maxima produced by the waves passing through the grating। तो यहाँ पर आप इसे 180 डिग्री पूरा रोटेट करके देख सकते हो। ठीक है, ताकि आपको जहां जहां मैक्सिमा मिल रहा है आप उसमें से आइडेंटिफाई कर लो। अब इनका क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैक्सिमा डिटेक्टेड एज द डिटेक्टर मूव्स थ्रू 180 डिग्री along the line shown in figure 5.2 show your working। अब इसमें नंबर ऑफ मैक्सिमा बताने हैं आपने। मतलब नॉर्मली आपके पास जितने मैक्सिमा बनेंगे अगर आप पूरा 180 से रोटेट करते हो, तो जितने नंबर ऑफ मैक्सिमा बनेंगे वो आपने इसमें मेंशन करने हैं। ठीक है, 5 6 7 जितने भी बनते हैं वो सब आपने इसमें मार्क करके लिखने हैं। तो इन्होंने इस बार थोड़ा सा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन पूछा है। वैसे नॉर्मली आप फॉर्मूला में देखोगे एन लैम्डा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा में, तो उसमें कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि जो आपको नंबर ऑफ मैक्सिमा डायरेक्ट कैलकुलेट करके बताए। उसमें हम बस एन की वैल्यू यूज करते हैं।
जो आपको ये बताता है कि एन की वैल्यू, जो ऑर्डर हम कंसिडर कर रहे हैं उसे मेंशन करने के लिए एन यूज होता है। लेकिन नंबर ऑफ मैक्सिमा के लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है। तो अब इसकी कैलकुलेशन चेक करते हैं कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। अच्छा, सबसे पहली बात कि 180 डिग्री को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके अगर सॉल्व करें तो इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक साइड 90 डिग्री कंसिडर करते हैं तो एक साइड 90 डिग्री कंसिडर करने में हमें ये पता चल जाएगा कि थीटा 90 है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एन लैम्डा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा। तो यहाँ पर जो डी की वैल्यू होती है, जो ग्रेटिंग लाइंस गिवन होती है, तो वो भी हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले डी की वैल्यू को चेक कर लेते हैं। डी की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे 1/, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में लिखा हुआ था 2400 लाइन्स पर मिलीमीटर। तो 2400 लाइन्स पर मिलीमीटर का मतलब यही होता है कि हम इसे 1/, यानी डिनोमिनेटर में लिखेंगे क्योंकि वो पर मिलीमीटर है। तो यहाँ पर डी की वैल्यू 1/, इस तरह से हो जाएगी। तो डी का आंसर आएगा 1/, 4.2 एक्सपोनेंट -7, राउंड ऑफ। अब ये मीटर्स में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इसके बाद डी की वैल्यू आपने कन्वर्ट कर ली, और लैम्डा की वैल्यू हमें प्रीवियस पार्ट में पता है कितनी थी, वो ये रही 8.1 10⁻⁻8। तो आपके पास डी की वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई, अब सिर्फ एन की वैल्यू रह गई। ठीक है, तो अब हम इसमें से एन की वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितनी आ रही है। sin 90 डिवाइडेड बाय लैम्डा 8.1। तो जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे -7, sin 90 तो 1 होगा, तो बस इसे डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। तो आंसर आएगा 5.18, यानी 5.2। इसका मतलब ये हुआ कि एक साइड पर जो 90 डिग्री रोटेशन हम कंसिडर कर रहे थे, तो उस एक साइड 90 डिग्री रोटेशन में आपको 5 ऑर्डर्स मिल रहे हैं मैक्सिमा के। ठीक है, तो 5 ऑर्डर्स आपको मिल रहे हैं एक तरफ 90 पे, तो दूसरी तरफ 90 में भी 5 मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके पास 1, 2, 3, तो 5 आपको मैक्सिमम यहाँ मिलेंगे, इसी तरह 5 दूसरी तरफ मिलेंगे। तो 5 और 5 10 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक सेंटर वाला भी तो होगा।
जीरो, वो भी मैक्सिमा है, उसे भी काउंट करेंगे। तो 5, 5, 10 और सेंटर वाला मिलाकर 11। तो टोटल आपके पास मैक्सिमम ऑर्डर जो है वो 11 बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सेंटर वाला भी काउंट करना है, क्योंकि 180 के बीच में वो भी आएगा। तो 5 ऑर्डर्स वन साइड पे बन रहे हैं मैक्सिमा के। टोटल अगर हम देखें, 11। ठीक है, तो डायग्राम में वैसे मार्क कर दिए ताकि बाद में भी याद रहे कि हमने 11 कैसे मार्क किया था। और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन में, कि आपने लेजर को अब रिप्लेस कर दिया with one that emits electromagnetic waves with a wavelength of 300 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर, पहले थी 8, और 8 इंटू 10⁻⁻8। अब विदाउट कैलकुलेशन आपने एक्सप्लेन करना है व्हाट हैपेंस टू द नंबर ऑफ मैक्सिमा नाउ डिटेक्टेड, अज्यूम दैट डिटेक्टर इज आल्सो सेंसिटिव टू दिस वेवलेंथ। तो अब वेवलेंथ बेसिकली चेंज कर दी। पहले वेवलेंथ थी, ठीक है, पहले वेवलेंथ ये थी। अगर आप इसे भी नैनो में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इसे एक डेसिमल आगे ले जाओ। और अब वैल्यू आ रही है 300। तो वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो आपके पास इंक्रीज कर दी यहाँ पर। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एन लैम्डा इज इक्वल्स टू डी साइन थीटा। तो एन और लैम्डा दोनों इन्वर्सली आपके पास प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो दोनों इन्वर्सली हैं। तो यहाँ पर अगर वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज कर दी तो ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ओके सर। तो वेवलेंथ हैज इंक्रीज्ड। तो ये आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हो गए। और फिर इसमें ये कि नेक्स्ट टाइम हम स्टैंडिंग वेव भी डिस्कस कर स्टार्ट कर लेंगे, और फिर उनके क्वेश्चंस को भी इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है।